हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे CIB BFM मॉड्यूल डी का यूनिट 23। इसमें फ्रेंड्स हम लोग जो हमारा पिलर 2 है सुपरवाइजरी रिव्यू, उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर। तो फ्रेंड्स, जो सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सुपरवाइजरी रिव्यू का जो ऑब्जेक्टिव है कि बैंकों को हमेशा जो है एक एडिक्वेट कैपिटल जो है वो मेंटेन करना होता है, जो कि उनके बिजनेस में रिलेटेड जो भी रिस्क हैं उसको सपोर्ट करे, और बैंकों को एक बेटर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक जो है वो भी डेवलप करना होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स दो चीज़ें हैं। पहला है SRP अंडर द ICAAP। ICAAP का फुल फॉर्म होता है इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोसेस। ये जो है बैंक का खुद का इंटरनल प्रोसेस होता है, जहाँ पे कि बैंक ये इंश्योर करती है कि उसको कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उसको कितना रिस्क है बिजनेस में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में आगे में देखेंगे। तो अभी यहाँ पे जो इसका मेन एस्पेक्ट है वो बोल रहा है कि बैंकों को पिलर 1 में जो मिनिमम कैपिटल रेशियो प्रिस्क्राइब्ड किया गया है वहाँ पे जो है सारे रिस्क कैप्चर नहीं किए गए थे। पिलर 1 में जो रिस्क लिए गए थे, द रिस्क दैट आर नॉट एट ऑल टेकन इनटू अकाउंट बाय द पिलर 1। पिलर 1 में जो रिस्क नहीं लिए गए उसके बेसिस पे जो है उसको मैनेज करना, और जो भी फैक्टर्स एक्सटर्नल टू द बैंक है जिसकी वजह से बैंक को कोई भी इन फ्यूचर कुछ इफेक्ट या लॉस हो सकता है, उसको कंसीडर करना। तो हमने पहले भी देखा फ्रेंड लास्ट चैप्टर्स में कि बैंकों को अकॉर्डिंग टू द रिस्क कुछ CRAR जो है वो कैपिटल जो है रिजर्व करके रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो है कुछ ऐसे भी रिस्क हैं जो कि इस रेगुलेटरी में फुल्ली कैप्चर नहीं किए गए हैं। तो वो है आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क इन द बैंकिंग बुक, क्रेडिट कंसंट्रेशन रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, सेटलमेंट रिस्क, रेपुटेशनल रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क, रिस्क ऑफ अंडर एस्टिमेशन ऑफ क्रेडिट रिस्क अंडर द स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच। और मॉडल रिस्क क्या है? रिस्क ऑफ अंडर एस्टिमेशन ऑफ क्रेडिट रिस्क अंडर IRB अप्रोचेज, रिस्क ऑफ वीकनेस इन द क्रेडिट रिस्क मिटिगेंट्स एंड रेजिडुअल रिस्क ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। तो बैंकों को जो है वो हमेशा अपना ओन असेसमेंट करना होता है फॉर टू देयर वेरियस रिस्क एक्सपोजर, और उसके अकॉर्डिंग उनको कैपिटल मेंटेन करना होता है ताकि इन फ्यूचर अगर कोई रिस्क अराइज हो तो उससे बैंक जो है उसके शॉक को किस तरीके से एब्जॉर्ब करे। तो उसके लिए जो है ICAAP काम करती है। तो पिलर 2 सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस में यहाँ पे दो गाइडलाइंस है फ्रेंड। पहला है SREP ऑफ द RBI एंड द ICAAP ऑफ द बैंक। ये दो पार्ट है फ्रेंड्स। ICAAP जो है बैंकों का अपना इंटरनल होगा, और SREP जो है जो सुपरवाइजर होते हैं बैंकों के, यानी कि RBI हमारे सुपरवाइजर बैंक है जो सेंट्रल बैंक है, उसका SREP जो है, SREP का फुल फॉर्म है सुपरवाइजरी रिव्यू एंड इवेल्युएशन प्रोसेस, और ICAAP का फुल फॉर्म है इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोसेस। तो चलिए देखते हैं ये दोनों कैसे कैसे काम करती है बैंकों में। तो बेसल 1 फ्रेमवर्क में जो है सिर्फ और सिर्फ दिया गया था मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बैंकों के लिए कितना होना चाहिए, जबकि बेसल 2 में दो चीज़ें एडिशनल एरिया जो है ऐड की गई, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस और मार्केट डिसिप्लिन। तो पिलर 1 हमने देखा मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, बैंकों को कितना मिनिमम कैपिटल रिक्वायर करना है इन कंपेयर टू देयर रिस्क। और पिलर 2 में जो है सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस में एक एस्टैब्लिश किया गया सुटेबल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जो कि बैंकों में अप्लाई होगा, और इसकी सुपरवाइजरी अथॉरिटी जो है वो उसको रिव्यू करेगी। पिलर 3 में था मार्केट डिसिप्लिन, जिसमें कि बैंकों के जो भी डिस्क्लोजर्स हैं उनको ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए उनको डिस्क्लोज करना, ये एक रिक्वायरमेंट हो गया बैंकों के लिए। तो बेसल 2 में मेनली 4 की प्रिंसिपल हैं SRP के लिए। वो क्या क्या हैं? तो प्रिंसिपल यहाँ पे देखिए 4 प्रिंसिपल है फ्रेंड्स, जिसमें कि पहला प्रिंसिपल जो है वो बैंकों को अप्लाई होगा, और 2, 3 और 4 जो है सुपरवाइजर जो कि हमारे यहाँ RBI है उसके लिए एप्लीकेबल होगा। तो प्रिंसिपल 1 में जो है बैंकों को यहाँ पे एसेस करना है कि उनको टोटल कितनी कैपिटल एडिक्वेसी ज़रूरत है इन कंपैरिजन टू देयर रिस्क प्रोफाइल, और उनको वो कैपिटल लेवल को मेंटेन करने के लिए स्ट्रेटजी प्लान करनी है। प्रिंसिपल 2 में जो है सुपरवाइजर्स के लिए, सुपरवाइजर्स का काम क्या होता है? वो रिव्यू करेंगे और इवेलुएट करेंगे कि बैंकों का जो इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोसेस और स्ट्रेटजी है
वो बैंकों ने सही बनाया है कि नहीं बनाया है, और उनकी जो एबिलिटी है मॉनिटर करने की और उस जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट के कंप्लायंस को फॉलो करने की, ये भी देखना सुपरवाइज़र का काम होता है। और सुपरवाइज़र जो है वो उनके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकती है अगर वो उनके इस प्लान से सेटिस्फाई नहीं है तो। फिर प्रिंसिपल 3 है, ये भी सुपरवाइज़र के लिए है। इसमें है कि सुपरवाइज़र हमेशा बैंकों से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि बैंक जो है जो मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल रेशियो है हमेशा उससे ऊपर ही मेंटेन करे, और बैंक जो है इन एक्सेस ऑफ मिनिमम कैपिटल होल्ड करने सके। प्रिंसिपल 4 भी, ये भी सुपरवाइज़र के लिए है। इसमें है कि अगर इन केस बैंकों में कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम अराइज होने के एकदम शुरुआती स्टेज में ही जो सुपरवाइज़र है वो इंटरवेन कर सके, ताकि बैंक जो है मिनिमम फॉलिंग जो लेवल है, मिनिमम लेवल उसके नीचे ना जा पाए, और अगर ज़रूरत पड़े तो वो बैंकों को रैपिड रेमेडियल एक्शन भी जो है वो प्रोवाइड करेगी, ताकि बैंक जो है उसका कैपिटल फिर से रीस्टोर हो सके या मेंटेन किया जा सके। तो अब ये जो चारों प्रिंसिपल्स है इसमें बैंक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सुपरवाइज़र की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बैंक जो है वो हमेशा ही अपने ओवरऑल जो उनका कैपिटल एडिक्वेसी है इन रिलेशन टू देयर रिस्क प्रोफाइल, वो उनको एसेस करेंगे। ये हमारा प्रिंसिपल 1 का पार्ट है। और प्रिंसिपल 3 में जो है फ्रेंड्स, जो हमारा सुपरवाइज़र है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो हमारा बैंक है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सुपरवाइज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी के पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि बैंक जो है उसको हमेशा ही ये इंश्योर करना है कि वो मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल रेशियो के ऊपर ही हमेशा ऑपरेट करे। अब सुपरवाइजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्रिंसिपल 2 में है कि सुपरवाइजर को हमेशा बैंक का जो इंटरनल जो प्रोसेस है कैपिटल एडिक्वेसी का उसको टाइमली रिव्यू करे और इवेलुएट करे। सुपरवाइजर एज पर प्रिंसिपल 2 एप्रोप्रिएट एक्शन ले अगर बैंक के इंटरनल जो प्रोसीड्योर है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है तो। सुपरवाइज़र को हमेशा जो है बैंक का कॉम्प्लायंस जो है उसको रिव्यू करना है, इवेलुएट करना है। सुपरवाइज़र को हमेशा देखना है कि बैंक जो है जो उनका मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल गाइडलाइन है उसके एबव ही जो है कैपिटल मेंटेन करे। सुपरवाइज़र को अर्ली स्टेज में इंटरवीन करना है अगर उनको लगता है कि कोई बैंक जो है उसका कैपिटल लेवल मिनिमम लेवल्स के नीचे ना गिरने पाए। और सुपरवाइज़र को है जो है वो हमेशा अगर ज़रूरत पड़े बैंकों को तो वो रैपिड रेमेडियल एक्शन भी जो है वो भी प्रोवाइड कर सकती है एज पर प्रिंसिपल 4। तो इस तरह हम देखते हैं फ्रेंड्स कि प्रिंसिपल 1 और 3 में बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और प्रिंसिपल 2, 3 और 4 में जो है वो सुपरवाइज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसीलिए आईसीएपी और एसआरईपी जो है वो पिलर 2 का 2 मेन कॉम्पोनेंट है। आईसीएपी में बैंक क्या क्या प्रोसीड्योर कॉम्प्राइज करेगा। पहला तो है कि जो भी रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करना, मेजर करना। फिर जो भी बैंक का रिस्क प्रोफाइल है उसके कनेक्शन में बैंक को कितना इंटरनल कैपिटल का लेवल मेंटेन करना है उसको देखना, और एक सुटेबल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको डेवलप करना। तो ये 3 जो है ये मेन आईसीएपी का जो है वो ये बैंक का प्रोसीड्योर है। और एसआरईपी क्या क्या काम करेगा, एसआरईपी जो है रिव्यू करेगा, इवेलुएट करेगा जो भी प्रोसेस बैंक अडॉप्ट कर रही है उसको, और बैंकों के आईसीएपी को इवेलुएट करना और इंडिपेंडेंट असेसमेंट करना बैंक के रिस्क प्रोफाइल को, और अगर ज़रूरत पड़े तो बैंकों को प्रूडेंशियल मेजर जो है वो प्रोवाइड करना। ये सारा एसआरईपी का काम है। अभी आईसीएपी का स्ट्रक्चर एस्पेक्ट क्या है, ये 2 बेसिस में होता है, पहला सोलो बेसिस और दूसरा कंसोलिडेटेड बैंक के बेसिस पे। आईसीएपी जो है एक बोर्ड अप्रूव्ड प्रोसेस होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर, डिज़ाइन और कंटेंट जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू अप्रूव होना चाहिए। अभी जो आईसीएपी जो है फ्रेंड उसमें क्या क्या उसका रोल है, तो ये टॉलरेंस लेवल फॉर रिस्क को सेट करेगी, और जो सीनियर मैनेजमेंट होगी आईसीएपी के वो ये इंश्योर करेगी कि जो भी फ्रेमवर्क बनाया गया है उसको जो है जो बैंकों में रिलेटेड जो भी रिस्क है उसके बेसिस में वो उसको एसेस करे और मैनेज करे। उसके बाद बैंकों में जो भी रिस्क एक्सपोजर है उसको मॉनिटर करे, और जो भी उन्होंने मेथड बना रखे हैं मॉनिटरिंग के और उनका जो भी इंटरनल पॉलिसी और गाइडलाइन है बैंक उसको कंप्लाइट करे।
उसके बाद अगर कोई ज़रूरत पड़े रिस्क मेजरमेंट के बाद उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, तो ये भी ICAP के पॉलिसीज़ में होना चाहिए। उसके बाद बैंक जो है उनकी जो भी पॉलिसी और प्रोसीड्योर है वो रिटर्न होनी चाहिए और अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। बैंकों के पास एक स्ट्रेटेजिक प्लान होना चाहिए जिससे कि जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है बैंकों के लिए, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है बैंकों का वो क्या क्या है फ्रेंड्स, कि बैंक को करंट और फ्यूचर कैपिटल नीड्स कितना मेंटेन करना होगा, बैंकों के लिए कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है बैंक बेयर कर सकती है, और बैंक का जो डिजायर्ड लेवल ऑफ कैपिटल है वो कितना होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ICAP डिसाइड करेगी। अभी ICAP का जो भी आउटकम आएगा उसको रिव्यू किया जाता है। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो एटलीस्ट वंस इन ए ईयर जो है इसको रिव्यू करती है और वो देखती है कि बैंक ने जो ICAP का जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसको सक्सेसफुली अचीव किया है या नहीं किया है। अभी है द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनबिलिटी का मतलब यही है फ्रेंड्स कि जो भी आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो एज पर रिस्क के प्रोपोर्शन में वो सही से एप्लीकेबल है या नहीं है, यही आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में मेनली आता है। तो यहाँ पे इन रिलेशन टू द बैंक एक्टिविटीज एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एट एज सिंपल। अभी ICAP का सिंपल जो प्रैक्टिस है जो कि आपका रिस्क मैनेजमेंट के एक्टिविटी में डिफाइन है वो है, इसमें दो है फ्रेंड्स, पहला तो है सिंपल प्रैक्टिस और दूसरा है मॉडरेटली कॉम्प्लेक्स में। तो पहले हम लोग सिंपल प्रैक्टिस देखते हैं कि ICAP का क्या है। तो सिंपल प्रैक्टिस में है कि बैंकों को लास्ट 3 to 5 ईयर्स में जो भी अगर कोई लार्जेस्ट लॉस अगर हुआ है तो ये इंश्योर करना, आइडेंटिफाई करना कि इन फ्यूचर इस तरीके का कोई लॉस जो है वो रीअकर तो नहीं होगा। उसके बाद इस तरीके के जो रिस्क हैं उसको शॉर्टलिस्ट करना और एक उनका लिस्ट प्रिपेयर करना। उसके बाद बैंकों के लिए ये डिसाइड करना कि उनको कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है वो रिक्वायर होगा अगर इस तरीके का कोई इवेंट इन फ्यूचर अगर जो है अराइज होता है तो। नेक्स्ट है कि ये कंसीडर करना कि बैंकों को जो है कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट है अगर इस तरीके का रिस्क जो है वो अराइज हो, और इसी के बेसिस पे जो है बिजनेस प्लान उनको क्रिएट करना होगा फॉर नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स, और उसके बेसिस से पे कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये डिसाइड करना। उसके बाद जो भी कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसका एक ओवरऑल व्यू लेना कि बैंकों को कितना कैपिटल का क्वांटिटी जो है वो होल्ड करना चाहिए। मतलब मेनली जो है ये सिंपल में आपको बैंक का जो लास्ट 3-5 ईयर्स का जो हिस्टोरिकल डेटा है उसके बेसिस पे फर्दर 3-5 ईयर्स तक बैंकों को क्या कितनी रिक्वायरमेंट है, कितना होल्ड करना है कैपिटल, ये सिंपल जो प्रैक्टिस है उसमें डिसाइड किया जाएगा। मॉडरेटली कॉम्प्लेक्स में ICAP क्या डिसाइड करेगी, इसमें जो भी मेजर बिजनेस लाइन है बैंकों के उसको अलग अलग जो है एक कम्प्रिहेंसिव लिस्ट प्रिपेयर करना है बैंकों को, और उसमें जो मेजर रिस्क है जो कि बिजनेस को इफेक्ट कर सकता है उसको लिस्ट आउट करना। उसके बाद जो उनका हिस्टोरिक डेटा है उसके बेसिस पे ये एस्टिमेट करना कि पॉसिबल लॉस का जो रेंज है वो कितना तक हो सकता है। इसके लिए जो है बैंक शॉक स्ट्रेस टेस्ट जो है और एस्टिमेशन जो है ये यूज कर सकती है। उसके बाद ये कंसीडर करना कि बैंकों की कैपिटल रिक्वायरमेंट कहाँ तक हो सकती है। फिर एस्टिमेट द एडिशनल कैपिटल नीड। अब अगर कुछ एडिशनल कैपिटल नीड की अगर ज़रूरत है बैंकों को इन एडिशन टू जो पहले उसने एसेस कर रखा है, तो ये भी कॉम्प्लेक्स जो है प्रैक्टिस में आएगा। फिर है बैंक का जो अपना खुद का एनालिसिस है, जो रिस्क के लिए उसने एनालिसिस किया हुआ है और कैपिटल एडिक्वेसी जो बना रखा है, अगर उसमें कोई इनएक्यूरेसी आए और उसकी वजह से कोई बिजनेस को लॉस सफ़र करना पड़े तो उसको कंसीडर करना इसके कॉम्प्लेक्स प्रैक्टिस में आता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स कि जो 1 ईयर का जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है उसको इन डिटेल स्टडी करना और उसके बेसिस पे प्रोजेक्शन करना, और लेस डिटेल फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स के बेसिस पे कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो एस्टिमेट करना, ये भी कॉम्प्लेक्स प्रैक्टिस का पार्ट है। फिर बिजनेस जो है
जितना एक्सपेक्टेड है उतना डेवलप अगर ना हो तो उस केस में क्या कैसे रिएक्ट करना है बैंकों को, वो भी देखना कॉम्प्लेक्स प्रोसीड्योर का पार्ट है। जो भी बैंक ने एनालाइज किया, ऊपर जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किया है फ्रेंड्स, उसमें जो भी एनालिसिस आया उसको डॉक्यूमेंटेड करना और एक डिटेल्ड रिपोर्ट बना के टॉप मैनेजमेंट को जो है उसके ऊपर रिव्यू करना और उसके एक्यूरेसी को रिव्यू करना और सिस्टम और प्रोसेस को इंश्योर करना, ये सारा जो है ये भी कॉम्प्लेक्स प्रोसीड्योर में आता है। अभी आईसीएपी जो है इसको हमेशा ही रेगुलर और इंडिपेंडेंट रिव्यू की जरूरत है, और ये कैसे किया जाएगा, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट प्रोसेस के थ्रू किया जाएगा। अभी नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा कि आईसीएपी जो है वो एक फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस की तरह काम करता है। तो फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि जैसे इन फ्यूचर जो भी एक्सपेक्टेड लॉस या प्रॉफिट के जो भी चांसेस हैं उसके बेसिस पे अपना जो अवेलेबल कैपिटल है उसको यूटिलाइज करना, ये फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस में आता है। तो इसके लिए एक बोर्ड अप्रूव्ड कैपिटल प्लान होना चाहिए, और जो कैपिटल प्लानिंग प्रोसेस है उसका एलोकेशन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होना चाहिए। तो इसमें क्या क्या प्लान आउटलाइन किया जाएगा, हमने पहले भी देखा फ्रेंड्स कि बैंकों को कितने कैपिटल की ज़रूरत है, बैंक का जो कैपिटल यूटिलाइजेशन है वो कैसा होना चाहिए, बैंक का डिजायर्ड लेवल ऑफ कैपिटल कितना होना चाहिए, कैपिटल का लिमिट कितना होना चाहिए, और कोई भी प्लान अगर इन फ्यूचर कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट अराइज हो तो उसको किस तरीके से डील किया जा सके, ये भी देखना जो है ये फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस के अंदर आता है। दूसरा जो प्रोसेस है वो है रिस्क बेस्ड प्रोसेस, यानी कि रिस्क के प्रोफाइल के बेसिस पे बैंकों को कितना कैपिटल एडिक्वेसी की ज़रूरत है उसको डिसाइड करना रिस्क बेस्ड प्रोसेस में आता है। तो बैंक का जो आईसीएपी डॉक्यूमेंट है वो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि रिस्क जो है वो या तो क्वांटिटेटिव मेजर में कंसिडर किया जाना चाहिए या और क्वालिटेटिव मेजर में भी कंसिडर किया जाना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे आईसीएपी जो है फ्रेंड वो स्ट्रेस टेस्ट और सिनेरियो एनालिसिस को भी इंक्लूड करता है। तो स्ट्रेस टेस्ट और सिनेरियो एनालिसिस जो है वो आईसीएपी जो है वो पीरियोडिकली कंडक्ट करती है, और इसमें अगर कोई ऐसा मार्केट कंडीशन या कोई मूवमेंट या इवेंट को स्टडी किया जाता है और इससे ये मतलब कंसीडर किया जाता है कि बैंकों के ऊपर कोई एडवर्स इम्पैक्ट ना हो इस मूवमेंट का या मार्केट कंडीशन का। तो यूज़ ऑफ स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क जो है ये प्रोवाइड करता है बैंकों को बेटर अंडरस्टैंडिंग कि अगर कोई भी इस तरीके का एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस अगर अराइज हो तो बैंक को क्या प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो अप्लाई करने चाहिए। फिर है ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द आईसीएपी, जो ऑपरेशनल एस्पेक्ट है आईसीएपी का उसको भी उसमें सेलेक्ट किया जाना चाहिए। फिर है आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग मटेरियल रिस्क इन आईसीएपी, जो भी मटेरियल रिस्क है जैसे क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, क्रेडिट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, इन सब को भी आइडेंटिफाई करना और मेजर करना, ये भी आईसीएपी के उसमें परव्यू में आता है। अभी बोल रहा है कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोचेज इन आईसीएपी, जैसा कि हमने पहले देखा फ्रेंड्स कि रिस्क को क्वांटिटेटिव बेसिस पे और क्वालिटेटिव बेसिस पे भी जो है क्वांटिफाई करना है और एसेस करना है, मेजर करना है। तो ये भी आईसीएपी का ही एक अप्रोच होता है। तो आईसीएपी इसके लिए क्या करेगी, एक मॉडलिंग और बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बनाएगी जिससे कि अगर इन फ्यूचर कोई लॉस या रिस्क की वजह से कोई एक्सट्रीम कंडीशन अराइज होता हो तो बैंक उसके लिए प्रिपेयर रह सके। क्वांटिटेटिव अप्रोच में क्या होता है कि बैंक जो है उसको क्वांटिफाई करना, किसी भी चीज़ को क्वांटिफाई करने का मतलब होता है क्वांटिटेटिव अप्रोच। तो यहाँ पे मान लीजिए बैंक की बजटिंग क्या होनी चाहिए, फोरकास्टिंग क्या होनी चाहिए, या फिर उसका परफॉर्मेंस मेजरमेंट जो है इस तरीके से होना चाहिए कि जितना उसका कैपिटल एडिक्वेसी एप्लीकेबल है उसके बेसिस पे ही बैंकों का परफॉर्मेंस जो है वो हो। तो ये सारा क्वांटिटेटिव अप्रोच में आता है। तो इस तरह से हम देखते हैं फ्रेंड्स कि स्ट्रेस टेस्टिंग और सिनेरियो एनालिसिस जो है वो काफ़ी इफेक्टिव होता है कि अगर कोई भी इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम अराइज हो तो उसको कैसे डील करना है, वुड हैव अ कंसिडरेबल इम्पैक्ट ऑन सेफ्टी एंड साउंडनेस। तो इससे बैंकों के सेफ्टी और साउंडनेस में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। अभी नेक्स्ट जो है रिस्क एग्रीगेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन इफेक्ट, ये कुछ नहीं है फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि अलग अलग रिस्क को जो कि बैंकिंग इंडस्ट्रीज में होते हैं
उसको एग्रीगेट करना और उसके बाद उसको डाइवर्सिफाई करना, मतलब रिस्क को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने को ही हम लोग डाइवर्सिफिकेशन इफेक्ट बोल सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम एक ही सेक्टर को लोन दें और पूरा का पूरा सेक्टर अगर डिफॉल्ट हो जाए तो बैंकों को काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है। तो उस रिस्क को कम करने के लिए बैंक क्या करती है कि वो अलग अलग सेक्टर में लोन देती है। तो अगर कोई एक सेक्टर भी फेल हो जाए तो बाकी सेक्टर तो अगर ठीक रहेगा तो बैंकों को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी को हम लोग डाइवर्सिफिकेशन इफेक्ट कहते हैं। तो मतलब एक सेक्टर में जो है इन्वेस्ट या बिजनेस ना करके अलग अलग सेक्टर में करके रिस्क को डाइवर्सिफाई करके भी एक बहुत अच्छा जो है बैंक इफेक्टिव प्लान जो है अप्लाई कर सकती है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ जो हमारा ये यूनिट 23 है वो यहीं ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।